आयकर बोले तो इनकम टैक्स। अगर बात इनकम टैक्स की करें तो क्लास बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, और मैं कहूंगा आज की क्लास से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे उत्तरी। फिर तो बचा ही क्या सर, पास हो जाएंगे आज की क्लास ले लेता हूँ। जी हाँ, जी ना। हाँ इसलिए क्योंकि केवल नोट्स एरिया होगा, प्रैक्टिस तो बाद में होगी स्लोली स्लोली। चलिए, तो नोट्स एरिया की हम बात कर लेते हैं और द फर्दर प्रोसेसिंग। सुनिए प्लीज, हमारी कोर्स में है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स 2 शब्दों का मिलन होता है उत्तरी, 2 लोगों का नहीं, शब्दों का। एक इनकम और एक टैक्स। इनकम निकालने के 5 हेड्स: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन पांचों से जो इनकम निकली उसको टोटल इनकम बोलते हैं। उस टोटल इनकम में से थोड़ी सी डिडक्शन दे दें, सेक्शन 80C से 80U तक की डिडक्शन दे दें, तो आ जाती है GTI। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे हल्का सा। टोटल करते हैं तो आती है GTI, सॉरी आदत में, GTI ग्रॉस टोटल इनकम, और उसमें से डिडक्शन आते हैं तो TTI टोटल टैक्सेबल इनकम। फुल फॉर्म्स अभी कुछ ना लिखें, केवल समझिए। ग्रॉस टोटल इनकम 5 हेड्स का टोटल है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसमें से कुछ छूट देता है, दैट्स कॉल्ड डिडक्शन, जिसको डिडक्शन बोला जाता है। और वो डिडक्शन घटाने के बाद आती है आपके पास टोटल टैक्सेबल इनकम। जो यहां से इनकम आएगी उस पे क्या लगेगा बच्चों? टैक्स लगेगा। उस टैक्स की कोई ना कोई रेट्स भी होंगी, टैक्स रेट्स, और उन टैक्स रेट्स को मल्टीप्लाई करके इस इनकम से उस टैक्स रेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए 8 लाख की इनकम आई, 10% टैक्स है, तो 8 लाख इंटू 10%, रुपए 80,000 आपका टैक्स बन जाएगा। ये टैक्स कौन लेगा, मोदी जी या गहलोत जी? मोदी जी लेंगे, यानी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर ये क्या लेवीड, क्या लिखा है आपने? लेवीड यानी कौन लेगा, तो लेवीड शब्द एक लॉ का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, जिसका मतलब होता है टैक्स कौन लेगा। लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी मोदी जी लेंगे, गहलोत जी को इसमें से 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम क्लास में बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली इन टैक्स रेट्स की। टैक्स रेट्स, प्लीज इतना एरिया लिख लीजिए। हम किस कंसेप्ट पे वर्कआउट करते हैं आज, हम कहां पे हैं? आज हम इस ग्रीन बॉक्स पे वर्कआउट करेंगे। 5 हेड की इनकम, उसमें से डिडक्शन हटाइए और टोटल टैक्सेबल इनकम, और उस पे लगेगा टैक्स, उस पे लगेगा टैक्स। टैक्स की रेट्स फॉर, 1 मिनट, थोड़ी सी गलती हो रही है। इस टैक्स का नाम टैक्स लायबिलिटी बोलते हैं। आज के बाद हम टैक्स को टैक्स नहीं बच्चों, टैक्स लायबिलिटी बोलेंगे। हाँ, थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन लगता है टैक्स को टैक्स लायबिलिटी बोलने से। सामने वाला बोले तुम्हारा टैक्स कितना बना, और एक तुम्हारी इस बार टैक्स की लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी, लायबिलिटी यानी उतना चुकाना है। ठीक है, टैक्स का नया नाम टैक्स लायबिलिटी, और इसी नाम से आज के बाद हम इन्हें इसे पुकारेंगे। थोड़ा फास्ट लिखे, ये लीजिए, हमने इसको थोड़ा जिंदगी से साइड कर दिया है। आइए, रेट टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी की रेट्स हर साल चेंज होती हैं।
सुनिएगा जरा, नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा। सुनो प्लीज, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, इधर आओ। बहुत अच्छे से और बेसिक्स पे बात करेंगे, प्लीज फोकस करिएगा टैक्स की रेट्स पर। क्या पूरे वर्ल्ड में टैक्स की रेट्स एक जैसी रहती है? जी नहीं, पूरे वर्ल्ड में टैक्स की रेट एक जैसी नहीं रहती है। फिर हर देश क्या अलग अलग तरीके से टैक्स लेता है? जी हाँ। तो ये देश कैसे डिसाइड करता है? कोई टैक्स ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है। हम कहेंगे मैं कुछ कंट्रीज के नाम लेता हूं, एक बार इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक पे चलते हैं, हल्का सा बेसिक्स पे, हल्का सा बेसिक्स पे प्लीज फोकस करिएगा। छोड़ देते हैं इस बात को, एक बार के लिए मैं एक नया पेज ले रहा हूं, कुछ नया बात करेंगे, मैंने नए पेज पर आ गया हूं। यस, सुनते हैं और समझते हैं। ये है साहब मेरा भारत महान, ऐसा ही तो है, ठीक है। अपन इधर रहते हैं बिल्कुल हार्ट में, लेफ्ट में होता है, हमारा राइट में है। आ जाओ, इसे देखा निकाल के? नहीं देखा ना, नहीं, तुड़वाना नहीं है। टॉपिक पर आएंगे प्लीज, टॉपिक पर आएंगे। हमारा भारत महान, हमारे भारत में टैक्स लिया जाता है। क्या पूरे वर्ल्ड, वर्ल्ड बोले तो गोला, क्या पूरे वर्ल्ड में भी टैक्स ऐसे ही लिया जाता है? जी नहीं, अलग अलग कंट्री की अलग अलग कंडीशंस। हम कहें कोई कंट्री 70% टैक्स लेती है, कोई 50%, कोई 60%, कोई 30%, कोई 20%, कोई टैक्स लेती ही नहीं है। डिपेंड करता है गवर्नमेंट कितनी अमीर है, गवर्नमेंट कितनी अमीर है। जी, मैं सबसे पहले आपसे दो देशों के नाम पूछना पाऊंगा जो हमारे करीबी हैं और बिल्कुल खत्म होने के एंड पर चल रहे हैं, यानी वो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, बिल्कुल इंसॉल्वेंट होने के कगार पर हैं। श्रीलंका एंड पाकिस्तान, बोथ। पाकिस्तान के बारे में आपने बहुत सुना होगा, पिछले 4-5 साल से चल रहा है कि पाकिस्तान के पास फंड खत्म हो चुके हैं इमरान खान सरकार के बाद, और उस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर के फंड्स खत्म है। मतलब कंडीशन ये है कि 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन जितना पैसा उनके पास बचा हुआ है, उसके बाद अगर पैसा नहीं आया तो पैसा खत्म हो जाता है, तो वो रोटेशन करके कैसे तैसे चला रहे हैं अपने काम को, गुजारा चला रहे हैं। श्रीलंका बिल्कुल इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पर है, गवर्नमेंट के पास फंड्स खत्म हो चुके हैं, कंडीशन नहीं है कि वो जिंदा रहे पाए, है ना, लोन पे लोन ले जा रहे हैं दूसरे देशों से। ठीक है, छोड़िए, अपने को उनसे क्या मतलब। इंडिया की भी कंडीशन 2-3 बार ऐसी हो चुकी है, स्पेसिफिकली एक बार तो बहुत ज्यादा खराब हुई थी, शायद 1991 में, 1991, जहां तक मुझे ध्यान है ना। तो उस टाइम ये मनमोहन सिंह जी थे ना, यही बचा करके निकाल करके लाए थे पूरे इंडिया को। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है, नंबर 1, वो बात अलग है, बोलते कम है ना, ठीक है, बट दिमाग सुपर ब्रिलियंट। चलिए टॉपिक पर आता हूं। क्या हमारा भारत देश गरीब है क्या, जो हमारे यहाँ पे सरकारें हमसे टैक्स लेती है? जी हाँ। क्यों? फंड बहुत सारा है पर लूट ले गए। कौन? राज करने वाले, पहले भी लूटा अब भी लूट रहे हैं। कौन? राज करने वाले, पहले इंग्लिश ने लूटा, अंग्रेजों ने, उसके बाद इंडियंस राजाओं ने लूटा, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुस्लिम राजा हो। मुस्लिम राजाओं ने बहुत लंबे समय तक राज किया हमारे देश पर, उन्होंने भी लूटा, और हिंदू सबने लूटा, और राजपूतों ने भी, मतलब इन 3-4 कास्ट का मैं स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ, इन्होंने एक बदले लंबे समय तक राज किया है अलग अलग तरीके से, तो सबने लूटा है, सबने, है ना। फिर राजा लूट लिया, उसके बाद अब गवर्नमेंट लूटती है, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सब भ्रष्टाचारी है, सब अपनी पॉकेट भरते हैं। एक ब्रिज आपको मैं बताऊंगा, अगर 1270 करोड़ रुपए का बना है तो उसकी रियल कॉस्ट अगर कोई ईमानदारी से करे तो 270 करोड़ में बन सकता है। 1000 करोड़ जीमते हैं पहले, सब में बटता है। अभी 1000 करोड़ रुपए से दूसरा डेवलपमेंट हो सकता था जी, गवर्नमेंट का फंड तो खाली हो गया, सब लूट के ले गए, अब गवर्नमेंट के फंड को डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है। हमसे क्यों मांगती है? गवर्नमेंट के पास कोई और सोर्स नहीं है क्या? जी, यही तो इश्यू है। समझाता हूं, किसी भी देश की सरकार को कमाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, और सरकार पैसा कहां कमाएगी? 2 ही तरीके हैं, या तो जमीन पे कुछ उगा लो, जमीन पे कुछ उगा लो, सरफेस धरातल पे, या जमीन के अंदर से कुछ निकाल लो। एक तरीका तो ये हुआ कि जमीन से उगा लो या जमीन के अंदर से निकाल लो,
यानी खोद करके निकाल लीजिए, माइनिंग कर लीजिए, जमीन में से कुछ निकलता होता है आपके यहाँ पे। दूसरा तरीका, टोटल तरीके वैसे तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, है ना। 3 तरीके हैं मेनली मेरी नजर में। पहला तरीका, आप अपनी जमीन पे कुछ उगा लीजिए, जमीन में से कुछ निकाल लीजिए। दूसरा तरीका, अपने एम्प्लॉइज, अपनी ह्यूमन कैपिटल को, अपनी यानी जनसंख्या को बाहर भेजिए और वो विदेशों से पैसा कमा करके इंडिया लेकर के आएंगे। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं, टॉपिक थोड़ा लंबी जा रहा है, जाने देते हैं। यस, ये हमारी लैंड है। इस लैंड पर या तो धरातल पे कुछ उगा लो, खेतीबाड़ी, या जमीन से कुछ निकाल लो, और जो उगाया है निकाला है उसको अगर हम ही खा गए तो कोई कमाई नहीं होगी। कमाई कब होगी? जब गवर्नमेंट जमीन पे जो उगाया है, जमीन से जो निकाला है उसको फॉरेन भेजे, विदेशों में भेजे, और फॉरेन करेंसी इंडिया में आए, तभी तो इंडिया कमाएगा। अरे भाई, घर की घर में कमाया और घर की घर में खा गए तो कोई इनकम होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, घर में उगाओ और विदेश भेजो, तब पैसा आएगा, और जो पैसा आएगा वो हमारी इनकम होगी। क्लियर है बात? दूसरा तरीका, अपने यहाँ पे बच्चे पैदा करो, धरातल पे कुछ उगाओ और उनको विदेश भेजो, बोले कमा कमा के लेकर के आओ, फॉरेन करेंसी वो लेकर आएंगे। उगाना ही तो है, पहले में खेती बाड़ी, दूसरे बच्चे। ठीक है। तीसरी कहानी, तीसरी और आखिरी कहानी, बाहर से पैसा नहीं आ रहा, ना तो माल से ना बच्चों से, मतलब पॉपुलेशन से, तो फिर कैसे आएगा पैसा? बोले वेरी सिंपल, इस देश की जनता को कहो तुम कमाओ और हमको लगान दो। क्या दो? लगान, बोले तो टैक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली इंडिया, है ना, थोड़ा सा एक बार लिख देता हूं हल्का सा। या तो हम कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, जमीन से उगाएंगे, जमीन से निकालेंगे, बाहर भेज देंगे, अपने बच्चों को पढ़ने, अपने बच्चों को नौकरी करने बाहर भेज देंगे, उससे पैसा आएगा। एक और तरीका है टूरिज्म, फिरंगी लोग यहाँ हमारे इंडिया आएंगे बोरा भर के, और हम उनको खाली करके वापस भेज देंगे, पैसा आएगा, है ना। ये भूल गया था मैं। तीसरा तरीका, हम लोग गवर्नमेंट पब्लिक पे क्या लगा दे? टैक्स लगा दे। अब देखते हैं इसमें से इंडिया के पास क्या है और क्या नहीं। अगर हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी सबसे बड़ी समस्या, इंडिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है बच्चों? इंडिया की सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ना हो तो चीजें सारी रिवर्स हो जाएंगी। हमारे यहाँ पर अगर बात करें तो सोर्सेज, नॉलेज और दिमागों की कोई कमी नहीं है। एक से एक जुगाड़ू आदमी, एक से एक ब्रिलियंट आदमी, एक से एक पढ़ने वाले और एक से एक, है ना, जुगाड़ करने वाले लोग इंडिया के अंदर दबा के बैठे हुए हैं। हमारे जैसा माइंड किसी के पास नहीं है, हमें इस पे फक्र है। लेकिन ये माइंड बच्चे पैदा करने में लगा दिया और पॉपुलेशन बढ़ा डाली। गलत नहीं बोल रहे? आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट पॉपुलेशन की बात नहीं करती है। हमारे देश की प्रमुख समस्या गरीबी, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। अब नहीं होता। जब मैं छोटा हुआ करता था, तब जब नेता लोग इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाते थे तो उनके पास होते थे गरीबी, भुखमरी, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, ये मुद्दे हुआ करते थे। आज पप्पू, चौकीदार, व्हाट द हेल दे आर डूइंग? इनको इस काम के लिए थोड़ी लगा रखा है मोदी जी को, गहलोत जी को या राहुल जी को। चलो राहुल जी को तो हम काउंट नहीं करते, वो किसी सीट पे नहीं है, जब सीट पे होंगे तब बात करेंगे। लेकिन एक जिसको हमने प्लेटफॉर्म पे बिठाया है, कोई भी राजनेता हो, हमने उसको चुगलखोरी करने के लिए नहीं बिठाया। भाई काम की बात कर। हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाई कि नहीं बनाई? हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया कि नहीं किया? गवर्नमेंट जॉब्स निकाली कि नहीं निकाली? बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए तुमने क्या किया? क्योंकि रिसोर्सेज तो इन्हीं को पैदा करने होते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। एक छोटी सी कंट्री, नाम सिंगापुर, नाम सबने सुना होगा, टूरिज्म के लिए फेमस है। लेकिन आप टूरिज्म के लिए फेमस मानते हो, और भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। लेकिन जब आपको उसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी तो आप कहेंगे, ताली बज जाएगी आपके हाथ से उस कंट्री के लिए, इतनी शानदार कंट्री है। समझाता हूँ प्लीज। सिंगापुर एक छोटा सा देश, टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1, है ना, नॉलेज के लिए नंबर 1। मतलब हमारे यहाँ के टीचर्स वहां के टीचर से ट्रेनिंग लेते जाते हैं। हमारे यहाँ के टीचर्स वहां के टीचर से ट्रेनिंग लेने जाते हैं।
चलो समझ में आता है। सिंगापुर के अंदर अम्यूजमेंट की सबसे बड़ी जगह, टूरिस्ट की सबसे बड़ी जगह, अगर आपने नाम सुना हो यूनिवर्सल स्टूडियो, हल्का सा गूगल करना। मैं यूनिवर्सल स्टूडियो जब गया, मेरे टूर के अंदर एक दिन था यूनिवर्सल स्टूडियो, मैंने अगले 2 दिन एक्स्ट्रा मेरे टूर के बढ़ाए यूनिवर्सल स्टूडियो घूमने के लिए। इतना बड़ा अम्यूजमेंट एरिया, हमारा पिंक पर्ल उसका आधा % भी नहीं है, आधा भी नहीं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल स्टूडियो, ठीक है, छोड़िए इसको। टूरिस्ट में बहुत अच्छा, टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा, एजुकेशन और नॉलेज में बहुत अच्छा, इवन गोल्ड और ज्वेलरी में बहुत अच्छा सिंगापुर। इवन नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, सिंगापुर में एक प्लेस है लिटिल इंडिया के नाम से, लिटिल इंडिया, छोटा इंडिया, और पूरा सिंगापुर साफ सुथरा है। वो लिटिल इंडिया आ जाता है, अब आया वन असली इंडिया में, है ना। सारे लुंगी वाले यानी साउथ इंडियंस वहीं मिलेंगे। शॉप्स, आपकी नजर जितनी लंबी जाती है उतनी बड़ी बड़ी शॉप्स, और सब पूरी गोल्ड में ओवरलोड, सारा गोल्ड का काम, सारे साउथ इंडियंस आपको लिटिल इंडिया में मिलेंगे। अम्यूजमेंट वहीं मिलेगा, नॉलेज और स्किल्स वहीं मिलेगी, टेक्नोलॉजी वहीं मिलेगी। साइज सुनोगे उसका, आप जयपुर, आपके जयपुर से छोटा है, 24 किलोमीटर यूं, 45 किलोमीटर यूं, सिंगापुर खत्म। साइकिल से नाप देंगे हम, इतना सा देश। लेकिन कारण, वहां पे भ्रष्टाचार नहीं है, वहां की पॉपुलेशन कम है, तो मैनेज कर पाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर ब्रिलियंट, समझ पा रहे हो आप, है ना। ठीक है, उन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है, हम नहीं कर सकते क्या ऐसा डेवलपमेंट। आपके इंडिया में अगर घूमने की जगह की बात करें तो क्या मिलता है, कुछ नहीं, पहाड़ पत्थर। हमारे पुराने राजा ने ये बनवाया था, पुराने राजा ने यहाँ बनवाई थी, इसकी इतनी रानियां थी, हम क्या करें यार। हिस्ट्री सिखा रहे हैं हमको, ठीक है, अच्छी बात है, हमें फक्र है हमारे देश पर कि हमारे देश की संस्कृति बहुत अच्छी है, पर उस संस्कृति का केवल अचार डालें क्या। संस्कृति बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ पर ऐसा किसी देश में नहीं मिलता। हमारे यहाँ पे हर 50 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाता है, 50 किलोमीटर ओनली, 6-6.5 हजार किलोमीटर तो यूं जा सकते हैं अपन, 50 किलोमीटर सब कुछ बदलता है। खाने की थाली बदलती है, लैंग्वेज बदलती है, बोली बदल जाती पूरी, ड्रेसिंग बदलता है, हेयर स्टाइल बदलता है। इवन आपको सबसे अच्छी चीज बताता हूँ, गोरे से गोरा आदमी आपको इंडिया में मिलेगा, काले से काला आदमी इंडिया में मिलेगा। चेक चेक चेक, सोचो एक बार, मिलता नहीं मिलता। टेम्परेचर +50 और -50 एक ही देश में मिलता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया -50 डिग्री, सियाचिन ग्लेशियर्स, +50, अरे ये तो हम नशापुरी है यार, 55 और 58 पे भी जाते हैं कई बार टेम्परेचर में हम लोग, किसी देश में नहीं होता। सब देश में 10 डिग्री के अंदर अंदर, हमारे 100 डिग्री के अंदर अंदर हम बड़े हैं। बर्फ भी मिलेगी, डेजर्ट भी मिलेगा, रेगिस्तान भी है, वही लद्दाख फुल डेजर्ट, पूरा डेजर्ट है, और वही लद्दाख फुल बर्फ, 6 महीने तो बंद ही रहता है, जा ही नहीं सकते आप। ऐसा देश कहीं नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटीज की बहुत संभावना है, लेकिन इनका पैसा खाने के कारण सारा काम खत्म। मैं बात टॉपिक पर आऊंगा। प्रोडक्शन हमारे यहाँ गुड्स और सर्विसेज का होता है। सर्विसेज, गुड्स की अगर बात करूं, हमारे सरफेस पर जितना माल उगता है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं उगता। मसालों में हमारा देश नंबर 1 है, फूड में हमारा देश नंबर 1 है। स्ट्रीट फूड कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा, दूसरे देशों में जाओगे मेनू स्टार्ट होते खत्म, हमारे यहाँ मल्टी क्यूजीन, आओ इटालियन, चाइनीज, तुर्किश, जो चाहिए सब मिलेगा आपको। लेकिन कारण वही है, यहाँ पर सबकी इच्छा होती है कि सामने वाले को दबा दो और खा जाओ, तो ना जॉब्स जनरेट होती है ना बिजनेस जनरेट होते हैं। इवन जो हमारे सरफेस पे उगता है, तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम अपना पेट नहीं भर पाते, हम एक्सपोर्ट क्या खाक करेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से होता है। अगर एक्सपोर्ट की कुछ चीजों के नाम गिनाना चाहें तो बोलिए। सबसे पहला मैंने बोला आपको, मसाले इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, और बताइए क्या एक्सपोर्ट होता है। चाय पत्ती, यानी आपकी टी, कॉफी और रबर, टी, कॉफी और रबर बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। अगर आपने चाय पत्ती का कभी पैकेट देखा तो उस पर लिखा होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, भूल जाइए, आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी की अगर चाय पिलाएं तो आप झूम जाएंगे, इतना नशा होता है चाय में। चाय में नशा, अरे भाई चाय में नशा ही तो होता है, तभी तो हम 1 घंटे और ज्यादा काम कर सकते हैं। नशा क्या है, वो चीज जो आपके माइंड पर इफेक्ट डाले और नॉर्मल एफिशिएंसी से कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी पे काम करके दिखाए। भांग नशा है, सिगरेट
नशा है, सारे तंबाकू नशा है, चाय भी एक नशा है, लेकिन वो एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली चाय हमको नहीं पिलाते, वो तो फॉरेन में जाती है, हमें तो कचरा वेस्ट क्वालिटी दिया जाता है। समझ पा रहे हैं आप? चाय, चाय, कॉफी, रबर, मसाले, और बोले जूट, जूट यानी बोरी वाला जो जूट के रस्सी वाला जो जूट होता है, बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। क्लोथ्स एंड गारमेंट्स एरिया बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं। ज्वेलरी, गोल्ड नहीं बोला मैंने, गोल्ड गोल्ड तो हम इंपोर्ट करते हैं, बल्कि गोल्ड मंगाते हैं और उससे ज्वेलरी बना के एक्सपोर्ट करते हैं। ज्वेलरी बनाने में नंबर, अगर कुछ कंट्रीज की बात करूं तो नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, पूरे वर्ल्ड में या तो थाईलैंड, थाईलैंड में बनती है, या फिर इंडिया में जयपुर और कोलकाता, बस इंडिया में भी जयपुर और कोलकाता, बस कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। हमारा जयपुर एक चीज में और फेमस है, सट्टा, सट्टे में नंबर 1 है ना। मुंबई को ही मात देता है हमारा जयपुर, मतलब तो वर्ल्ड का जब हब है, वर्ल्ड का तो नहीं बोलूंगा, इंडिया का बोलूंगा, कि वर्ल्ड में तो हमारे इंडोनेशिया को मात नहीं दे सकते, वहां पे बड़े लेवल पे सट्टे लगते हैं, है ना। लेकिन सट्टे में हमारा जयपुर फेमस है। सर ये ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो आप? आपको इंटरेस्ट आता है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, पता होना चाहिए, हम कॉमर्स के बंदे हैं। सट्टे का हब इंडिया, और इंडिया में सट्टे का हब जयपुर, इंडिया में, ठीक है। श्री संत का केस पता होगा आपको? नहीं पता? क्रिकेट श्री संत वर्ल्ड कप, आईपीएल का फर्स्ट वर्ल्ड कप नहीं पता तो थोड़ा सा गूगल करें, यूट्यूब करें, आपकी मदद करेगा वो। और क्या एक्सपोर्ट होता है इंडिया से बताएं? एग्रीकल्चर, सारा एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स सब एक्सपोर्ट करते हैं हम। मीट, हाँ मीट आप पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, ऐसे लिस्ट बनाना चाहूं तो। हैंडीक्राफ्ट्स लिखा ही नहीं अपन, हैंडीक्राफ्ट का सारा आइटम, ठीक है। लेकिन इन सबके एक्सपोर्ट से इतना पैसा नहीं आता कि हमारे देश का विकास और प्रगति हो पाए, डेवलपमेंट हो पाए। डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नीड है, करंट पॉपुलेशन, यानी रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हम खा जाएं इतना ही है, उससे ज्यादा बचता नहीं, जो बचता है वो थोड़ा बहुत हम एक्सपोर्ट करते हैं, उससे इतना पैसा नहीं आता कि डेवलपमेंट हो पाए। सर्विसेज के बारे में बात करें, हमारे इंडिया के इंजीनियर्स, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंटेंट्स सबसे ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट होते हैं, और साथ ही साथ लेबर भी। लेबर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दूसरी कंट्रीज में भेजी जाती है, आपने बहुत सारा मूवीज में देखा होगा, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, है ना। हमारे लोग वहां जाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। बहुत सारे दुबई जाते हुए देखा होगा लोगों को, आपने अपने नोन से बहुत सारे को, वहां कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पैसा भी अच्छा रिटर्न मिलता है आपको, ठीक है। उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो सर हमारे डॉक्टर्स, यूएस के अंदर ज्यादातर डॉक्टर्स इंडियंस हैं, अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं वो इंडियंस ही तो सारे के सारे, तो डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को कहता हूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को रिटर्न ज्यादा नहीं मिलता। हम बात करें सारे, एक मिनट, सारी सिंधी कास्ट दुबई, सारे पंजाबी कनाडा, सारे डॉक्टर्स यूएस, इंजीनियर्स यूएस, अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया से सप्लाई होते हैं। तो हम जा तो रहे हैं, लेकिन फिर वहीं के होके रह रहे हैं, वहीं पढ़े, सॉरी पढ़ के यहाँ से गए, वहीं जॉब करी, वहीं अपना सेटअप डाला, वहीं शादी कर ली, चलो जी कहानी खत्म। हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉरेन चले गई, पैसा आने की बात थी, पैसे के साथ साथ आदमी भी चला गया। और कई बार तो आदमी ऐसा होता है कि आदमी के साथ साथ लेडी को भी ले जाता है। हमारे 2 ह्यूमन कैपिटल प्लस उनके 2-3, 5 का नुकसान हो गया भैया, वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे आने की जगह जा रहा है, पूरा पंजाब कनाडा शिफ्ट है, सारा यूथ कनाडा शिफ्ट है पंजाब ही, है ना। आ जाओ टूरिज्म की बात करें, हमारा भारत महान टूरिज्म, साउथ का टूरिज्म बिल्कुल अलग, राजस्थानी टूरिज्म बिल्कुल अलग, लद्दाख एंड कश्मीर बिल्कुल अलग, कोलकाता बिल्कुल अलग। हमारे इंडिया में हाथी रोड पे घूमता है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं घूमता, वो हाथी रोड पे देखा है, क्योंकि उनका हाथी जंगली है, हमारा हाथी पालतू है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है भाई, मैं कहूँ सामने वाले को गुजरात के गिरवन दिखा दो, जैसलमेर का डेजर्ट दिखा दो, गोवा दिखा दो, बोले ये लो तेरे को सट्टा खेलना है, जुआ खेलना है तो गोवा में आ जाओ, ठीक है। लद्दाख की वादियां दिखा दी, कहने का मतलब हमारे यहाँ वेराइटीज हैं, वैरायटी नहीं है,
वेराइटीज हैं बहुत सारी। सामने वाला अगर इंडिया घूमना चाहे तो 3 महीने में भी इंडिया कवर अप नहीं हो सकता, नहीं होता। लाओ तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना टाइम है, ज्यादा है तो तुम्हें ऋषिकेश में बाबा जी बना देंगे हम। बहुत सारी मीम्स को पटक रखा है, वहीं पे अटका लेते हैं बाबा जी। ऐसा क्या मिलता है सर ऋषिकेश में? योगा के साथ भोगा। यस, थोड़ी सी स्टडी करेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा इंडिया के अंदर। नशा मिलता है। और मैं आपको बता दूं ऋषिकेश नॉन अल्कोहलिक एरिया है, वहां पे अल्कोहल की शॉप्स अलाउ नहीं है, मतलब आपको ड्रिंक्स की वाइन की शॉप्स नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको बाकी जुगाड़ सारे मिल जाएंगे। अभी पंजाब इलेक्शन है तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ड्रग्स की सप्लाई जो पाकिस्तान से आती है और वहां के युवाओं को आदत डाल देती है। हनी सिंह आपको बहुत अच्छा केस याद होगा, ठीक है, वो तो फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जाते हैं और फिर वापस सही होकर आते हैं, वो एक अलग बात है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टूरिज्म हमारे देश का महान बकवास। अरे भैया अगर बात करें अम्यूजमेंट पार्क्स की तो जयपुर में फन किंगडम खुला वापस 12-13 साल बाद। पिंक पल खत्म हो चुका है, नो वन वांट टू गो, कोई जाना नहीं चाहता। इंडिया में बात करें तो आपके पास अगर महाराष्ट्र में जाते हो तो इमेजिका, अगर दिल्ली में जाते हो तो आपके पास अप्पू घर है, वाव है, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, बट वेरी फ्यू। इतने बड़े इंडिया में इतनी पॉपुलेशन पे इतने से अम्यूजमेंट पार्क्स, मैं कहूं उनका अपने सारे ले लो, सब सब एक अकेले यूनिवर्सल स्टूडियोज का 100 गुना है, मल्टीपल्स में इतना बड़ा है, इतना कुछ उन्होंने और आइलैंड पर है, एक अलग से आइलैंड बना रखा है, उस आइलैंड पर है ना। चलिए छोड़ते हैं तो टॉपिक तो सारा। एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम संतोषा, ये भी आप गूगल पे देख सकते हैं, संतोषा आइलैंड पर है, सिंगापुर में संतोषा आइलैंड पर यूनिवर्सल स्टूडियो। बट उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रखी है टूरिज्म के लिए। कुछ कंट्रीज पता है ऐसी हैं जो केवल टूरिज्म से कमाती है। मैं कहां से कहां चला गया, मैं टैक्स की रेट से चालू हुआ था, पर मैं आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ चीजों में घुमा करके लेके आ रहा हूं। आ जाइए वापस और इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ऐसी कंट्रीज के नाम बताइए जो केवल टूरिज्म पे अपना जीवन यापन करती हैं, टूरिज्म उनके लिए कोर है। नंबर 1 आपकी फेवरेट कंट्री थाईलैंड। एक मिनट इस पे डिस्कस कर लें, पहले इस पे डिस्कस कर लें। थाईलैंड के सिटीज के नाम बताओ जो पता हो। बैंकॉक और बोलो, नहीं पता, पटाया और बोलो, फुकेत, है ना। हाँ 3 मेन चलता है, कराबी भी चलता है बट कराबी इतना नहीं। बैंकॉक, पटाया, फुकेत, लेकिन इन 3 पे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट कर रखा है। आपका लद्दाख जाना महंगा होता है, साउथ जाना महंगा होता है, थाईलैंड जाना सस्ता होता है। थाईलैंड आप 30, 35, 40 हजार में एक पर्सन आराम से 4 डेज 4 नाइट्स इजीली कवर करके आ सकता है। मैक्सिमम 45 हजार मैक्सिमम, सब कुछ, होटल आ गई, अम्यूजमेंट आ गया, ट्रैवल आ गया, फ्लाइट के टिकट्स आ गई, इतनी सस्ता कर रखा है देश को। लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और खींच करके पैसा निकालते हैं। कई बार नहीं होता, कई चीजें सस्ती होती है और हम 4 बार एंजॉय करते हैं। थाईलैंड ऐसी ही जगह है कि आप जाइए, आपको एंजॉयमेंट मिलेगा, खाने का शौक, खाने पीने को अनाप शनाप मिलेगा, मतलब एंजॉयमेंट की पूरी कंट्री है, पूरा का पूरा एंजॉयमेंट है। यानी थाईलैंड के पास अर्निंग सोर्स केवल एक है, इनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं है, इनके पास इनकी जमीन में कुछ नहीं निकलता, ना कोई जमीन के अंदर से निकलता है, ना सरफेस पे उगता है, कुछ नहीं है इनके पास। इन्होंने टूरिज्म से पूरे देश को जिंदा कर रखा और अच्छी खासी इकोनॉमी क्रिएट कर रखी है। सेकंड कंट्री प्लीज, नाम आया मेरे पास, दुबई, यूएई बोलते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, है ना। दुबई, दुबई के पास बहुत कुछ है। दुबई के पास नंबर 1 कच्चा तेल, क्रूड ऑयल। दुबई के बारे में मैं बहुत कुछ बोलना चाहूंगा। दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है, वो टैक्स नहीं लेते, इसीलिए तो गोल्ड सस्ता पड़ता था। हम इंडिया ने क्या किया, दुबई से टैक्स गोल्ड लाओगे तो हम टैक्स लेंगे, तुम मत, वो नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, हम लेंगे, तुम्हारे वही गोल्ड रेट सेम रेट आ जाता है, तो फिर दुबई से क्यों लाना, लगभग वही रेट पड़ने लग गई, ठीक है। लेकिन एक टाइम पे दुबई से गोल्ड लाते थे। दुबई में गोल्ड बहुत ज्यादा निकलता है जमीन में से, नंबर 1। नंबर 2 कच्चा तेल जमीन में से निकलता है जिसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को है। दुबई से इंडिया तक की समुद्र के अंदर पाइपलाइन डली हुई है, वहां से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल पाइपलाइन से इंडिया आता है
और इंडिया में इसकी रिफाइनरीज हैं जहां उसको रिफाइन करते हैं और उस कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स, ऑयल, ग्रीसेस, आपका इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, सब उसी से बनते हैं। जितने भी लुब्रिकेंट, चिकनी चीजें जितनी भी हो सब उसी से बनती है और उसको फिर यूज में लिया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, मशीनों के अंदर। ठीक है, क्या इसकी जरूरत पूरे वर्ल्ड को है? दुबई से कोई लड़ाई नहीं कर सकता, दुबई से लड़ाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि उसने अपनी सप्लाई बंद कर दी तो बैठे रहना, तुम्हारा देश ठप हो जाएगा। हमारी सारी वर्किंग कच्चे तेल पे टिकी हुई है। ठीक है, और क्या है दुबई के पास? टूरिज्म, उनका बुर्ज खलीफा, नहीं 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 वो तो बिल्डिंग है ना, उनका डेजर्ट सफारी, ठीक है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, द वर्ल्ड का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दुबई के पास है। दुबई में टू व्हीलर्स नहीं है धनन जी, दुबई में टू व्हीलर्स है ही नहीं। टू व्हीलर्स वहां पे केवल पिज्जा हट वाले या डिलीवरी बॉयज रखते हैं। पर्सन को लेनी है तो डायरेक्ट लग्जरी फोर व्हीलर कार्स मिलेंगी। ये हुंडई, मारुति सुजुकी कंपनियां नहीं है वहां पे। लग्जरीज पे ही बात करेंगे अपन, है ना, नॉर्मल की बात वहां होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा इतना है आदमी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है। भाई आदमी टू व्हीलर क्यों लेता है? या तो पैसे नहीं होते या ट्रैफिक। वहां ट्रैफिक नाम की कोई चीज ही नहीं है। दुबई की रोड्स, एयरक्राफ्ट चलाओ आप रोड पे, इतनी क्लियर रोड्स होती है। ठीक है, हाँ सच्चाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है ना। तो फिर कोई टू व्हीलर क्यों ले? जब पैसा है, ट्रैफिक नहीं है, तो फिर फोर व्हीलर ही लेगा ना। वहां टू व्हीलर्स की कोई कंपनी है ही नहीं, टू व्हीलर्स होते ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, गोल्ड निकलता है, टूरिज्म अच्छा है और कच्चा तेल बहुत बड़ा इनफ्लो देके जाता है। पानी की बोतल 100 रुपीज में अगर बात करें तो 100 रुपीज की, तेल अगर बात करें तो 6 रुपए लीटर पेट्रोल। सर पेट्रोल ही पी लेंगे फिर तो, समझ आ रहा है ना। चलिए आ जाए, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में इतना कुछ बोला, मैं टूरिस्ट कंट्री में हूँ, जल्दी चलें प्लीज। थर्ड, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाएंगे। थर्ड, इन्होंने बोला बाली। जी बाली कोई देश नहीं है, देश का नाम है इंडोनेशिया और बाली वहां की सिटी है ना। सिटी क्या है? एक तरह का गांव ही था वो, उसको सिटी में डेवलप कर दिया। तो इंडोनेशिया अगर मैं बोलूं तो एक बहुत बड़ी टूरिज्म कंट्री। इनके पास अर्निंग सोर्स दो हैं, एग्रीकल्चर और टूरिज्म। इंडोनेशिया में एक ही जगह जाता है पूरा वर्ल्ड, पूरा सब लोग, बाली ओनली, और कहीं नहीं जाते, है ना। और बाली एक अच्छी खासी जगह टूरिज्म के लिए, बहुत अच्छी जगह है बाली, है ना। ठीक है, एक और चीज बता दो इंडोनेशिया के बारे में अच्छी। आपके इंडिया में जितना ब्रह्मा, विष्णु और गणेश को पूजते हैं ना, शिव को पूजते हैं, है ना, उससे ज्यादा इंडोनेशिया में पूजा जाता है। मतलब घरों के बाहर 20-20, 25-25 मूर्तियां घर के बाहर रख देते हैं लोग, जैसे अपनी लाइटें लगाते हैं वो मूर्तियां लगाते हैं। लेकिन गरीब देश है, देश बहुत गरीब है ना। मतलब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ही जीते हैं, है ना। रोज कमा के रोज खाने वाला देश का पॉपुलेशन है, लग्जरी लोग नहीं है। पर टूरिज्म और खेतीबाड़ी बहुत बड़े लेवल पे, कॉफी का प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे होता है ना। फोर्थ, और बोलो जल्दी जल्दी, रह रहा है कोई नाम आपके हनीमून डेस्टिनेशंस? मालदीव्स, मैं इसी का नाम सुनना चाह रहा था। मैं इसका नाम टूरिज्म कंट्री में नहीं लूंगा। मालदीव्स में क्या देखा है आपने? एक फोटो, हट्स ऑन अ सी, बकवास। उस एक फोटो के लिए आप किसी देश में जा सकते हैं जहां का पानी भी पीने लायक और नहाने लायक नहीं है, बॉडी को खराब कर दे। मत जाइएगा, इस सपने को सपना रहने देना, है ना। इंडोनेशिया को मैं टूरिस्ट कंट्री में काउंट नहीं करता। तो थाईलैंड मिला, यूएई मिला, इंडोनेशिया मिला, सिंगापुर क्यों नहीं लिया नाम? सिंगापुर छोटा सा देश, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे, नॉलेज और स्किल्स में बहुत आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे, बिजनेस में बहुत आगे, टूरिज्म में बहुत आगे। हाँ, जमीन पे उगता कम है, यानी खेती बाड़ी, जमीन ही नहीं है तो काय खेती बाड़ी करेंगे बेचारे। जो जमीन है उसमें बिल्डिंगें बना दी लंबी लंबी लंबी। ठीक है, तो ये देश जब अपने आप को, केवल छोटे छोटे से देश हैं, गरीब देश हैं, जब केवल और केवल टूरिज्म पे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, तो हमारा देश क्यों नहीं? हमारे देश में भ्रष्टाचार नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी है जो खत्म करके रखती है। टूरिस्ट अगर इंडिया आ जाए तो अपने बाल नोच लेता है। सर कौन बर्बाद करता है टूरिस्ट को? एक तो लपके, यानी गाइड्स, पूरा जिम जाते हैं उसको खत्म कर देता है, उसका बोरा खाली। दूसरा, ये हमारे यहाँ का टेम्परेचर। हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो टूरिस्ट के लिए जो मंथ्स होते हैं, वैसे तो अक्टूबर से मार्च बोलते हैं, बट रियल में नवंबर, दिसंबर और जनवरी होते हैं। 3 महीने के टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं, बाकी टाइम
टूरिस्ट की बॉडी पर, अगर हम आज की गर्मी की बात करें, अभी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है फरवरी मंथ में, तो दिन की गर्मी टूरिस्ट नहीं झेल सकता, नहीं झेल सकता। उसकी बॉडी व्हाइट से रेड हो जाती है 2 घंटे में तो पूरी की पूरी। तो उसके लिए बाल नोचने वाली सिचुएशन होती है, फिर उसको आप पत्थर और पहाड़ और दिखाओगे बेचारे को। है क्या तुम्हारे राजस्थान में? नथिंग। क्या है तुम्हारे राजस्थान में? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जयपुर अब फिर भी थोड़ा ठीक ठीक लगने लग गया है, क्योंकि हमारे पास कैफेज के ऑप्शंस बहुत सारे हैं अब। बट फिर भी क्या करेंगे, हाँ हेरिटेज, उनके लिए हेरिटेज होता है क्योंकि इंस्टा पे फोटोज देखी होती है उन्होंने। अपने लिए हेरिटेज काय का हेरिटेज? चलो पत्रिका गेट हो गई 100 फोटोज। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो अल्टीमेटली मैं नटशेल में बात करूंगा, बात को बड़ा घुमा फिरा के लाया हूं। हमारे यहाँ पे गुड्स उगता है, लेकिन जितना बाहर जाता है उससे डेवलपमेंट नहीं हो सकता। प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, लेकिन उतना पैसा आ नहीं पाता है, लोग वहीं के होके रह जाते हैं। टूरिज्म हमारा बहुत अच्छा नहीं है, तो सरकार कमाए तो कहां से कमाए? सरकार ने कहा इस भोली भाली जनता पे लगा दो टैक्स। अब सुनिएगा, ये टैक्स के बारे में आ जाऊं, वापस टॉपिक पे आ रहा हूं मैं। टैक्स, जब देश आजाद हुआ तो लगभग लगभग 70% टैक्स लगा करता था। मतलब 100 रुपए तुम अपनी मेहनत से कमाओगे, 70 रुपए सरकार को दोगे देश के विकास और प्रगति के लिए, 30 रुपए में अपना खर्चा चलाओ। धीरे धीरे रिड्यूस होके 50 पहुंचा, अब धीरे धीरे रिड्यूस होके ये 30 पहुंच चुका है। लेकिन हर साल 1 फरवरी को बजट आता है, उस बजट में हम लोगों की, यानी हम जो आम जनता है, मैं अब टॉपिक पे आ रहा हूं प्लीज, हमारी नजर होती है टैक्स की रेट्स पर, कि टैक्स की रेट्स को और कितना आसान बनाया गया है कि हमको टैक्स कम देना पड़े, ज्यादा देना पड़े, हमको टैक्स कम देना पड़े, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है, हर साल गवर्नमेंट जो नई टैक्स की रेट्स लेके आती थी उसमें हमें फायदा होता था। मान लीजिए मैं 8 लाख रुपए कमाता हूँ और 8 लाख पे पिछले साल तक 80,000 रुपए टैक्स देता था, इस साल फिर 8 लाख कमाऊंगा तो मेरे को 70,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स की रेट में छूट आ गई। फिर अगले साल कमाऊंगा 8 लाख की, टैक्स 60,000 ही देना पड़ेगा और टैक्स की रेट में छूट आ गई। ऐसा हर साल आती थी 2014 तक। उत्तरी 2014 के बाद क्या हुआ? मोदी जी आए, मोदी जी ने इनकम टैक्स में कोई छूट 2014 से आज तक नहीं दी है। वो नहीं सोचते इस बारे में, मना कर रखा उन्होंने। इवन अभी जो बजट आया उसमें निर्मला सीतारमण जी, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने सीधा सीधा स्टेटमेंट बोला कि हम टैक्स को नहीं बढ़ा रहे, बढ़ा नहीं रहे, वही हमारे यहाँ पे टैक्स की कमी मान लेना तुम। ये क्या स्टेटमेंट हुआ? अगर हमारे लिए कोई टैक्स की छूट नहीं दोगे? नहीं दी उन्होंने, जबकि इकोनॉमी कहती है कि टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। नहीं दे रहे, अभी कमाने के दिन है, कमा रही है गवर्नमेंट अपने अपने तरीके से, उनकी मर्जी, उनका देश है, हम तो प्यादे हैं। ठीक है, तो टैक्स में छूट मिलती है हर साल स्लैब रेट्स में। एक जनता का सबसे मेन टारगेट टैक्स की रेट्स होती है, और जो टैक्स की रेट 1 फरवरी को इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स में आती है, 1 फरवरी की शाम को सारे न्यूज चैनल पे वही स्लैब रेट चलती है, सारी डिबेट्स उसी स्लैब रेट के ऊपर होती है, वही स्लैब रेट अभी बोर्ड पर आ रही है। ये स्लैब रेट हर साल चेंज होती थी, 2014 से बंद हो गई। सर कोई नियम है क्या बंद होने का? नहीं नहीं नहीं, नियम नहीं, कर नहीं रही गवर्नमेंट, चाहे तो इसमें चेंजेस कर सकती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए करते हैं इसके बारे में डिटेल में बात। आइए थोड़ा सा वापस फोकस करिएगा, बहुत सारी बातें करी है इस बारे में। आइए, सॉरी पिछले पेज पे जाना पड़ेगा। यस, मैं वापस पिछले पेज पर आ गया। रेट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज की रेट्स पर मैं जा रहा हूं। इस रेट्स को बोलते हैं बच्चों, अच्छा, फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22, उसके लिए टैक्स की रेट्स क्या है? आइए थोड़ा शांत रहे प्लीज, फोकस रहिएगा। एक लाइन खींची, 3 लाइन छोड़ के एक लाइन फिर खींची, 4 लाइन छोड़ के फिर एक लाइन खींची। सर क्या 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 क्या, क्या दोबारा बताओ? 3 लाइन और 4 लाइन का स्पेस, वर्क स्पेस के 3 बराबर ब्रेकअप है। आज कब की बात, वर्क स्पेस के 3 बराबर टुकड़े, टुकड़े हमने यहां लिखा एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यानी व्यष्टि बोलते हैं हिंदी में, आप, मैं, मेरे पापा जी, आपके पापा जी, मेरी मम्मा, आपकी मम्मा, आपके दादाजी, मेरे दादाजी, हम सब लोग व्यष्टि हैं, एक इंडिविजुअल है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली
NRI नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडियन है पर इंडिया के बाहर रहता है। नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो इंडियन, लेकिन रेजिडेंट कहां करता है, कहीं इंडिया के बाहर। उन पर टैक्स की रेट क्या लगेगी वो यहां सीखेंगे। रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडियन, जहां मैं लाइन चेंज कर रहा हूं वहीं आपको लाइन चेंज करनी है। सीनियर सिटीजन, रेजिडेंट इंडियन सीनियर सिटीजन। कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन कब बनता है, जब वो 60 साल का हो जाए तब। और कब तक रहता है वो सीनियर सिटीजन, जब तक वो 79.99 ईयर का नहीं हो जाता, तब तक सीनियर सिटीजन रहता है। सर इसका मतलब है, सुने, मेरी उम्र मान लेते हैं 59.99 ईयर, 59.9 कल बर्थडे मान लेते हैं, 59.99 ईयर मैं नॉर्मल पर्सन में काउंट होऊंगा, इंडिविजुअल। जैसे ही 60th बर्थडे आया अपन बन गए सीनियर सिटीजन। कब तक, जब तक 79.99 ईयर के। जैसे ही 80 का बर्थडे आया अपन बनेंगे सुपर सीनियर सिटीजन, पहुंच जाने वाले हैं सुपर सीनियर सिटीजन। एक मिनट, मिस्टेक प्लीज, रेजिडेंट इंडियन लिखना था इसमें भी। रेजिडेंट इंडियन सुपर सीनियर सिटीजन। 80 इयर्स का होते ही कब तक तुम जियो, हजारों साल, अनलिमिटेड वैलिडिटी। 80 इयर्स का होते ही तुम जियो हजारों साल तक। हमने कर दिया फिर ब्रेकअप। अप टू ₹2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगता है। यानी साल भर के आप 2.5 लाख रुपए कहीं से भी कैसे भी कुछ भी कमाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओ अब समझ में आया हम पर टैक्स क्यों नहीं लगता, हम कमाते हैं। क्या आप कमाते हैं? यस, आप सभी कमाते हैं, मानिए मेरी बात। नहीं मानते, मैं बताता हूं। लिफाफे लेते हो, मम्मा को दे देते हैं, देना पड़ता है ना। कमाते तो आप ही हो, लिफाफे मिलते हैं ना 21-51। चलो कोई बात नहीं, आजकल लिफाफों का रिवाज नहीं है। आपका बैंक में अकाउंट है, बैंक उस पर आपको सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट देता है। हर 1 अप्रैल को 1 सितंबर को बैंक आपको इंटरेस्ट देता है। वो इंटरेस्ट की इनकम होती है नहीं होती? बिल्कुल होती है। कई बार हम जुगाड़ से भी कमाते हैं। एक फ्रेंड मोबाइल बेच रहे हैं, एक को खरीदना है, 3000 का लिया, 3.5 में चिपका दिया, 500 रुपए कमा लिए। यस। और इवन पड़ोस वाली आंटी जब भी बाजार से सामान मंगाती है 60 रुपए लेते हैं, हम 65 का हिसाब देते हैं, 5 रुपए बीच में कमीशन। कमाते नहीं कमाते? कमाते हैं सर, कमाते हैं। चलो ये पड़ोस वाली आंटी वाला एग्जांपल छोड़ो। स्कूल में जिस दिन आपके घर कोई फंक्शन था, चीफ गेस्ट आया, चीफ गेस्ट के लिए बुके लाना है, सर जी ने 200 रुपए दिए, बुके लाओगे कितने का, बताओगे कितने का? भ्रष्टाचार भरा हुआ है। एवरीवन सब मेरे साथ है ना, है ना यार। कमाई तो बनती है ना, मेहनत करिए आखिर। तो कमाते हो नहीं कमाते हो? कमाते हैं। टैक्स क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर साल का 2.5 लाख रुपए तक कमाओ तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख हमने देखे भी नहीं, ठीक है। सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख रुपीस, साल के 3 लाख रुपए तक कमाओ तो कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सुपर सीनियर सिटीजन अप टू ₹5 लाख, साल के 5 लाख तक कमाओ, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। सर इसको इतना पैसा क्यों छूट दी है? सुपर सीनियर सिटीजन बुढ़ापे में क्या कमाएगा ये? सबसे ज्यादा कमाता है ये। शेयर्स हैं इसके पास बहुत सारे, प्रॉपर्टी है, रेंट आता है, पेंशन आती है, बहुत सारा पैसा कमाता है। तो इसके ऊपर 5 लाख तक की छूट है। 5 लाख से ऊपर है, अगर 6 लाख रुपए कमाए तो टैक्स 1 लाख पे देना होगा।
तो कोई टैक्स नहीं देना, इससे ज्यादा कमाओगे तो एक्स्ट्रा वाले अमाउंट पे टैक्स देना है आपको। सर वो कितना देना है, आइए लिखते हैं। अब याद भी तो करना, प्लीज फोकस। इस सेकंड लाइन में, या 4 लाइन है ना, इस सेकंड लाइन में आपको इन सबको 5 लाख बनाना है। 2.5 को 5 बनाना है तो कितना लिखोगे? 2.5 को 5 बनाना है तो कितना और लिखोगे? 2.5। अच्छा 3 को 5 बनाना है तो 2 हो गया ना, 2.5 5 3 2 5, 5 में तो 5 है ही ऑलरेडी। इधर आओ, नेक्स्ट रुपीज 2.5 लाख। नेक्स्ट मतलब शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, उसके अगले वाले 2.5 लाख पे आपका टैक्स लगेगा और टैक्स की रेट रहेगी 5%। नेक्स्ट भाई, शुरू के 3 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, और उसके बाद अगर आप 2 लाख रुपए और कमाते हो तो 5% टैक्स दे देना। यहां कोई नेक्स्ट वाला सिस्टम है ही नहीं। क्या तीनों को 5-5 लाख पे ले आए क्या? सर इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अभी सिखा देंगे, 2 मिनट लगती है। इस अब सबको 10-10 लाख बनाना है, सबको 10-10 लाख। सब 5-5 है, सब 5-5 है, 10 बनाना है तो कितना जोड़ दोगे? 5। ये देखो, नेक्स्ट 5 लाख रुपए, 20% टैक्स। उत्तरी 20%, यानी 5 लाख खून पसीना माथाफोड़ी करके कमाएंगे, देश के विकास और प्रगति के लिए 1 लाख रुपया दे देंगे। उसमें से 1 लाख छोड़ो सर, मैं 1 रुपया ना दूं, काय का विकास, काय की प्रगति, लाख रुपए में तो जाने कितने विकास और कितनी प्रगति जिंदगी में आ जाएंगे। गलत बोल रहे हैं? लाख रुपए मोदी जी को, काय बात के? मैं देश का परम भक्त हूं। मैं टैक्स चोर हूं, मैं लाख रुपए देने वाला नहीं हूं। बेटा देना पड़ता है, बताएंगे कैसे। पूरा ना दो, थोड़ा तो देना पड़ता है, वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर आएगा ढोल बजाते हुए। यस, जब इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो ढोल बजते हैं और आपकी सारे कनेक्शंस काट दिए जाते हैं। क्या होता है रेड वाले दिन, इसका भी एक सीन क्रिएट करके नेक्स्ट क्लास में कभी बताएंगे आपको। आइए अभी तो टैक्स देते हैं प्यार से। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%। नेक्स्ट 5 लाख पे 20%, सबके लिए सेम है, सभी को 5-5 लाख पे 20-20% टैक्स देना पड़ेगा। मेरा पेट अभी भी नहीं भरा, मैं और कमाना चाहता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे को बोलता है लगा दे अपना जोर, जितना कमा सकता है कमा, लेकिन अगले साल शांति से इस पे टैक्स दे दियो भाई। मैंने कहा कितना? बोले जितना बचे उसका 30% मात्र, 30%। अगर लाख कमा लिए तो 30,000, 5 लाख कमा लिए तो 1.5 लाख लेके आने पड़ेंगे बैलेंस। अब जरा आप देखना एक बार, जरा सुने, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े हल्का सा भी बड़े लेवल पे चल जाओ, ये वीकेआई में जिनकी भी इंडस्ट्री है, सब साल के 50-60 लाख रुपए हर कोई कमाता है। तो सोचो, शुरू के 10 लाख पे तो दे दिया इतना टैक्स, उसके बाद जितना दिया उस पे सब पे 30% देना पड़ता है उनको। 30% तो इनकम टैक्स है, जीएसटी अलग, वैट अलग, सर्विस टैक्स तो खैर है नहीं आजकल, है ना। जीएसटी अलग और वैट, कई चीजों पे वैट लगता है, वैट अलग, वो अलग से देना पड़ेगा। सर नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? जी हाँ, हमारे देश की यही कंडीशन है, इतने सारे टैक्स हैं, अगर आपने ईमानदारी से टैक्स दिए तो आपके पास कुछ बचने वाला नहीं है इस कंपटीशन के दौर में। इसीलिए तो लोग कहते हैं बिना बिल के दे दूं क्या, टैक्स आपके भी बचेगा और मेरे भी 2 पैसे बच जाएंगे और देश का नुकसान कर देंगे अपन। तो क्या दिक्कत है देश का नुकसान करने में? प्रैक्टिकल बात करें तो सबकी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी व्यवस्थाएं, टैक्स देना पड़ता है। आइए प्लीज, बैलेंस पे कितना परसेंट? 30%। बैलेंस पे 30%। जो मैंने स्लैब रेट लिखी है, 1 फरवरी की शाम को टीवी स्क्रीन पे यही स्लैब रेट चल रही थी। 1 फरवरी की शाम को टीवी पर यही स्लैब रेट चल रही थी, और हर साल 1 फरवरी को यही स्लैब रेट चलती है, अमाउंट ऊपर नीचे हो जाते हैं। 1 मिनट, इसको बोलते हैं स्लैब रेट, SLAB, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं स्लैब रेट। स्लैब यानी स्लैब्स होती है ना इसके अंदर, स्लैब रेट बोलते हैं इसको। क्या सर गवर्नमेंट इतना ही टैक्स लेगी और थोड़ी मांगेगी? अरे भैया क्यों नहीं मांगेगी, अभी तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा लगेगा नीचे। सर ऐसी फीलिंग आ रही है, पहले महंगी दुकान से सामान खरीदो, बाद में जब बिलिंग कराने के ना गाय माता के लिए दान दे दो ना,
पहले महंगी दुकान से सामान खरीद लिया, अब गाय माता के लिए और दे दो। यानी एडिशनल पे एडिशनल गवर्नमेंट ली जाएगी। नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में देखेंगे। आज थोड़ी सी डिस्कशन ज्यादा हुआ है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जल्दी कल आएगी।